हाय गाइस, कॉलेज के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं एसपी ब्रोड, बॉटनी लेक्चरर शाहपुरा पीजी कॉलेज भीलवाड़ा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स जो हैं उसे हिंदी में बोलते हैं आनुवांशिकी। जेनेटिक्स जो हैं मुख्य रूप से विभिन्नताओं और वंशागति का अध्ययन है। वंशागति होती है एक जो जीव है उसमें पीढ़ी दर पीढ़ी जो गुणों का संचरण है उसको हम वंशागति कहते हैं, या हम सामान्यतः ऐसे बोल सकते हैं कि जनक से लक्षण जो हैं वो संतति में जाते हैं, उसको हम वंशागति बोलते हैं। तो एक तो जेनेटिक्स के अंदर वंशागति का अध्ययन किया जाता है और दूसरी विभिन्नताओं का। विभिन्नताएं होती हैं असमानताएं। विभिन्नताएं क्या होती हैं? असमानताएं। जैसे एक ही जाति के जीव हैं, उनके अंदर अलग अलग प्रकार की असमानताएं हो सकती हैं। वो असमानताएं किसी भी तरह की हो सकती हैं। तो हम जेनेटिक्स जो हैं उसकी परिभाषा इस प्रकार हम देंगे कि वंशागति तथा विभिन्नताओं का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसको हम जेनेटिक्स या आनुवंशिकी कहते हैं। अब यहाँ पर वंशागति तो हमने बता दिया कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर जो आनुवंशिक लक्षण हैं उनका संचरण होता है, उसको हम बोलते हैं वंशागति। दूसरा जो टर्म इसमें आई थी वो है असमानताएं। असमानताएं कैसे होती हैं, ये किस प्रकार की होती हैं? असमानताओं की यदि हम चर्चा करें तो असमानताएं दो प्रकार की होती हैं। एक होती है कायिक और एक होती है जननिक, यानी कि विभिन्नताएं जो होती हैं वो दो तरह की होती हैं, कायिक विभिन्नता और जननिक विभिन्नता। कायिक विभिन्नता सीमित होती है। जैसे किसी जीव के अंदर कायिक विभिन्नताएं हैं तो वो उसी जीव तक सीमित रहती हैं, वो अन्य पीढ़ी के अंदर या आगे वाली जो पीढ़ी है उसके अंदर संचरित नहीं होती। जननिक विभिन्नताएं हैं। जननिक विभिन्नताएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती हैं और उनका संचरण होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो कायिक विभिन्नताएं हैं वो सतत नहीं होती। कायिक विभिन्नताएं सतत नहीं होती और जो जननिक विभिन्नताएं हैं वो असतत होती हैं, लगातार चलती रहती हैं। जननिक विभिन्नताएं कुछ यदि उदाहरण से हम देखें तो ऐसे भी कह सकते हैं कि जो जननिक विभिन्नताएं हैं जो सतत यदि हम बात करें तो जैसे क्रॉसिंग ओवर है, तो क्रॉसिंग ओवर एक एग्जाम्पल है असतत विभिन्नता का, वो आगे से आगे चलता जाएगा। और असतत विभिन्नता की यदि हम बात करें डिसकंटिन्यूअस, तो उसमें आ जाती है जैसे म्यूटेशन। तो म्यूटेशन एक असतत विभिन्नता है और क्रॉसिंग ओवर सतत विभिन्नता है। सतत विभिन्नता है कौन सी विभिन्नता का प्रकार है? ये जननिक विभिन्नता। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जननिक विभिन्नता दो प्रकार की होती है, कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस, यानी कि सतत और असतत। जो क्रॉसिंग ओवर है वो सतत विभिन्नता का एग्जाम्पल है और जो म्यूटेशन जो है वो असतत विभिन्नता का एग्जाम्पल है, क्योंकि म्यूटेशन जो होता है वो अचानक कोई उत्परिवर्तन, यानी कि अचानक कोई परिवर्तन हो जाता है किसी जीव के शरीर में, तो उसे हम म्यूटेशन कहते हैं और वो आगे नहीं चलता, यानी कि असतत नहीं है। तो विभिन्नता तो उत्पन्न हो गई, लेकिन वो क्या है? असतत नहीं है, कंटिन्यूअस नहीं है, डिसकंटिन्यूअस है। इसलिए हम म्यूटेशन को असतत विभिन्नता की श्रेणी में रखते हैं। विभिन्नताएं जो टर्म्स जो हैं ये बेटसन ने दिए थे। विभिन्नता जो टर्म्स हैं वो बेटसन ने दिए थे और फादर ऑफ जो मॉडर्न जेनेटिक्स हैं वो भी बेटसन ही हैं। मूलर नाम एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने साइटोलॉजी और जेनेटिक्स को मिलाकर के एक टर्म दिया था, साइटोजेनेटिक्स। तो साइटोजेनेटिक्स जो टर्म है वो मूलर ने दिया था। आगे यदि हम जेनेटिक्स के बारे में चर्चा करें तो जो एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी है, एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी के बारे में मॉर्गन ने बताया था, यानी कि मॉर्गन ने काफ़ी प्रयोग किए थे, इसलिए एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी है उसका जो जनक है वो मॉर्गन को कहा जाता है। मॉर्गन ने ड्रोसोफिला पर प्रयोग किए और ड्रोसोफिला पर प्रयोग करके उन्होंने कई प्रकार के सिद्धांत प्रस्तुत किए, जैसे थ्योरी ऑफ लिंकेज ये मॉर्गन की है। क्रॉसिंग ओवर टर्म जो हैं वो मॉर्गन ने दिया और इम्पोर्टेंट जो हैं जीन थ्योरी,
जीन थ्योरी जो है वो ही मॉर्गन की है। ये जो मैंने 3 सिद्धांत बताए, जो जीन थ्योरी है और जो ट्रम है क्रॉसिंग ओवर और थ्योरी ऑफ लिंकेज है, तो ये जो मॉर्गन ने ड्रोसोफिला पर प्रयोग करके जो अपने एक्सपेरिमेंट किए थे उसके आधार पर ये सिद्धांत, ये जो टर्म्स जो हैं उन्होंने यूज़ की थी। मॉर्गन जो है उन्होंने जो जीन थ्योरी दी थी उसके अनुसार ये है कि जो जीन जो हैं वो गुणसूत्र पर रेखीय क्रम में व्यवस्थित होते हैं। जैसे कंटिन्यू जो है रेखीय क्रम में ABCDEFGH ऐसे लगातार लाइनर फॉर्म में जो है जीन व्यवस्थित होते हैं। इसको जो है जीन थ्योरी कहा जाता है, जो मॉर्गन ने दी थी। आगे जो मुख्य चीज़ है मेंडलवाद। मेंडल के सिद्धांत या मेंडल ने जो क्या किया था वो है मेंडलिज्म, मेंडलवाद। जो मेंडलवाद जो है उसके अनुसार ये है कि मेंडल ने क्या चीज़ें बताई। मेंडल ने ये कहा कि प्रत्येक जो जीव है, प्रत्येक जीव के अंदर लक्षणों को नियंत्रित करने के लिए एक जोड़ी कारक होते हैं और वो लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। एक जोड़ी जो कारक होते हैं वो लक्षणों को नियंत्रित करते हैं, उनमें से आधे जोड़ी यानी कि आधे कारक, एक जोड़ी जो कारक होते हैं वो प्रत्येक लक्षण को एक जोड़ी कारक नियंत्रित करता है और उसमें से आधे लक्षण जो होते हैं वो माता से आते हैं और आधे लक्षण पिता से आ सकते हैं आते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो संतति है उसमें दोनों के लक्षण सम्मिलित होते हैं। तो मेंडल ने क्या कहा था? मेंडल ने ये कहा था कि एक जो जीव है उसमें विभिन्न प्रकार के जो लक्षण हैं, प्रत्येक लक्षणों को नियंत्रित करने के लिए एक जीन पाई जाती है। उस समय उन्होंने जीन नाम नहीं दिया था, कारक कहा था कि प्रत्येक लक्षणों को नियंत्रित करने के लिए कारक पाए जाते हैं। वो जो कारक जो होते हैं वो कारक जोड़ी में होते हैं और जो जोड़ी में जो कारक होते हैं, एक जो कारक है वो एक लक्षण को नियंत्रित करता है और जो लक्षण जो हैं उसमें आधे जो हैं वो किससे आते हैं? माता से आते हैं और आधे पिता से आते हैं। अर्थात जो आगे जो संतति में लक्षण आते हैं वो आधे माता से और आधे पिता से आते हैं। मेंडल जो हैं उनका जो पूरा नाम है वो जोहन ग्रेगर मेंडल है। जोहन ग्रेगर मेंडल का जन्म ऑस्ट्रिया देश के आइजेंड्रेफ प्रांत के सिलिसिया गांव में हुआ था और वो एक चर्च में पादरी थे। उन्होंने जो उद्यान मटर पर अपने प्रयोग किए थे। जब ये प्रयोग किए थे उन्होंने, तो ये 1857 की बात है, 1857 से लेकर के 1865 तक यानी 8 वर्षों तक उन्होंने इस पर प्रयोग किया था। मेंडल का जन्म जो है वो 22 जुलाई 1822 को हुआ था। उन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग किए और कई तरह के जो प्रयोग करके उन्होंने जेनेटिक्स के बारे में बहुत सारी जो बेसिक चीज़ें थी उस समय बताई थी। 1857 से लेकर के 1865 तक जो उनका 8 वर्ष का जो कार्य था वो 1866 के अंदर प्रकाशित हो गया था। लेकिन जो काम प्रकाशित हुआ उसके बाद मेंडल की जो है लगभग 8 वर्षों बाद जो काम प्रकाशित तो हो गया, लेकिन उनकी जो है 6 जनवरी 1884 को मृत्यु हो गई थी। उनको इस काम के लिए जिंदा कोई ख्याति प्राप्त नहीं हुई। किसी भी तरह की उस समय जब उनकी मृत्यु हुई थी तो उस समय ऐसे जेनेटिक्स के बारे में किसी को वो मतलब अपनी जो बात थी जो जहाँ पर उन्होंने प्रकाशित की थी वो खुल करके किसी ने न तो उनका उस समय समर्थन किया था और न उस पर किसी ने गौर किया था कि मेंडल क्या कह रहे हैं।